बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 25 जनवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर हम प्रमुख समाचार देखें तो 3 मुद्दे हैं। वैसे बहुत गंभीर प्रकृति के तो नहीं है, लेकिन फिर भी 3 मुद्दे हैं। उसमें से जो पहला है वह है एक संस्था है आरामबाई तेंगगोल। ये समूह है मैती जनजातियों का एक समूह है इम्फाल घाटी स्थित, और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने कल सिलांग घाटी के इम्फाल घाटी के जितने भी विधायक, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, इवन दैट जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री, उनको समन भेजा था अपनी मांगों को बुलाने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री तो नहीं गए, लेकिन ज़्यादातर विधायक, मंत्री जो राज्य में मंत्री हैं, केंद्र में भी जो राज्य मंत्री हैं, एक वहाँ के जो सांसद वह भी, और राज्यसभा सदस्य भी गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो संगठन है, मतलब एक आप सकते हो कि आप लोकतंत्र में पढ़ते होंगे कि दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, और जो जाति समूह या निर्जाति समूह, ये भी दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। और किसी दबाव समूह द्वारा जो है विधायकों को जो है समन करना और विधायक मंत्री वहाँ पे उपस्थित हों, ये देखा जाए तो लोकतंत्र और का तो बहुत वो है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहा है, उसको हम देखेंगे, क्योंकि जिन परिस्थितियों में है वहाँ पे थोड़ा सा चिंता उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। जो दूसरा समाचार है वह है, जैसे आज 25 जनवरी 2024 है, तो आज के दिन हर साल, मतलब 2011 से आज के दिन हर साल मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और क्योंकि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। तो उसी उपलक्ष्य में 2011 से इसको एक राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस बार 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। ठीक है। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा समाचार ये है कि कल ही केंद्र सरकार ने एक कोल गैसिफिकेशन या कोयला गैसीकरण की जो योजना है, उसके लिए जो है एक प्रोजेक्ट या एक परियोजना लॉन्च की है 8500 करोड़ रुपए के लिए। वो एक्चुअल में वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी व्यवहार्यता अंतराल फंडिंग, अभी बताएंगे क्या होता है, इसको करने की योजना चालू की है। और ये कहीं ना कहीं इस योजना का उद्देश्य है कि जो हमारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, खासतौर से कोयले को लेके जो है, उसमें कमी किया जा सके। ठीक है। तो आइए चलिए पहला देखते हैं आरामबाई तेंगागोल को। ये देखिए मणिपुर की स्थिति है। आरामबाई तेंगागोल ने जो है मणिपुर में, इससे जो है मणिपुर के विधायक, सांसद, मंत्री मिले हैं। और जो प्रमुख बात यह है कि इसके द्वारा जो है 1 सप्ताह पहले एक समन या कह सकते हो कि बुलावा भेजा गया था इस संस्था द्वारा, इस समूह द्वारा जो है मणिपुर में जो इम्फाल घाटी है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैतेई समुदाय प्रमुखता से है, और वहाँ की जो मणिपुर के पूरे राज्य में वहाँ की जो राजनीतिक जो सत्ता का केंद्र है वो इम्फाल घाटी है, क्योंकि ओवरऑल 60 विधायक हैं मणिपुर में, उसमें से 39 विधायक उसी मणिपुर घाटी से आते हैं, जिसमें मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है। ठीक है। तो उनके द्वारा उसी मैतेई समुदाय का एक है समूह जो है आरामबाई तेंगागोल, नाम थोड़ा सा मेरे लिए जो है अटपटा है, आप लोगों के लिए भी होगा जो उत्तर भारत के होंगे। तो उनके द्वारा बुलाया गया है, सम्मान दे के बुलाया गया है। और चूंकि इसमें मंत्री विधायक बहुत लोग गए हैं, कुछ मांग रखा गया है, ऐसे में ये चर्चा में है कि ये संगठन क्या है, इसके बारे में जो कुछ भी हमें सूचना है उसको जानने की कोशिश करेंगे। संगठन किस उद्देश्य से इनको बुलाया गया था और क्या मांग रखी गई है, और इससे जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां। देखिए फोटो दिखा रहा है ना, मणिपुरी और इस तरह की चीजें, और इसका मणिपुर के जो वर्तमान चुनौतियां हैं, जो लगभग पिछले साल से चली आ रही है, मार्च से, उसमें इसका क्या रोल हो सकता है। ठीक है। चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। अगर देखें तो चर्चा में है कि मणिपुर के लगभग सभी मैतेई विधायक और साथ ही राज्य के इम्फाल घाटी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा और राज्यसभा सांसद बुधवार 24 जनवरी को सुबह कट्टरपंथी मैतेई समूह आरामबाई तेंगागोल के नेताओं से मिलने के लिए इम्फाल के कांगला किले में पहुंचे थे। ये कांगला किला जो इलाका है, यहीं पे जो है मणिपुर के जो प्रमुख आवास है या जो सत्ता प्रतिष्ठान है वही स्थित है। तो वहीं पे पहुंचे थे
और आरंबाई तेंगोल ने एक सप्ताह पहले 6 सूत्री मांग पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री नोंगथोम्बोन बीरेन सिंह और उनके कांग्रेस पूर्ववर्ती ओकाराम इबोबी सिंह सहित घाटी के सभी विधायकों को राज्य की राजधानी इम्फाल के ऐतिहासिक कांगला किले में बुलाया था। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है और ये बात वहाँ के एसपी ने भी कहा है कि इन लोगों की जो है मुलाकात हुई है। तो अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम सामान्य सी चीज़ें होती तो ठीक है, कोई संगठन बुला रहा है और वहाँ पे अगर मंत्री विधायक सांसद चले जा रहे हैं तो इससे अच्छा क्या होता है, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता तो जनता के हाथ में होती है। तो जनता का अगर कोई संगठन है, अगर वो कोई बुला रहा है, विधायक सांसद जा रहे हैं, तो ये तो बड़ी बात है कि जनता वहाँ पे क्या है, जागरूक है, जनता के पास ताकत है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। कुछ एक मुद्दों को छोड़ दिया जाए कि कोई जनता का कोई समूह यानी कोई सामुदायिक संगठन या कोई सामुदायिक संस्था किसी विधायक सांसद मंत्री को बुलाए और वहाँ पे लगभग सभी विधायक सांसद मंत्री पहुँच जाएं। ठीक है, यानी एक तो होता है कि यहाँ पे उनका प्रभुत्व दिखा रहा है कि ये समूह का, अगर ऐसा हो तो ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता के लिए ही है। लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा ये है, क्योंकि ये समूह जो है, ये इस समूह जो कि और मणिपुर की जो परिस्थितियाँ, मणिपुर की परिस्थितियाँ क्या है कि वहाँ पे हिंसक एक वारदात पिछले साल मार्च से चल रहा है, जहाँ पे मैतेई बहुसंख्यक और कुकी जो समुदाय के बीच में जो है हिंसक संघर्ष हो गया है। काफ़ी एक कह सकते हो कि देश को शर्मसार करने वाली एक घटनाएं भी सामने आई थी। इसी तरह की कई सारी घटनाएं आई हैं और उसमें करीब 125 से ज़्यादा लोगों की जान जो घोषित है जा चुकी है और कई सारे लोग विस्थापित और हुए हैं। ये सारी चीज़ें तो ही है और ख़ास तौर से जो है इम्फाल घाटी और जो उसके पहाड़ी क्षेत्र में एक जो भौगोलिक अंतर तो है ही है, लेकिन एक कह सकते हो कि एक सामाजिक और एक कह सकते हो कि हाँ, सामाजिक ही अंतर इतना हो गया है कि उसको जल्दी पाट पाना मुश्किल लगता है। ऐसे में ये जो समूह है, अगर इसके बारे में अगर देखें कि ये समूह कौन है, आरामबाई तेंगली समूह कौन है, तो इसकी शुरुआत जो है 2020 में हुई थी एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में। ठीक है, आरामबाई तेंगली जो है, तेंगागोल जो है की शुरुआत 2020 में एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में हुई थी, लेकिन जल्द ही यह एक कट्टरपंथी संगठन, एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बदल गया। कैसा रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन? जो मैतेई समूहों के बारे में बात करने वाला उग्रवादी। देखिए, समूहों में बात करना कोई बुरी नहीं है, लेकिन आप एक्सट्रीम पे चले जाते हो तब आप उसको रेडिकल या कट्टरपंथी समूह कहते हैं। जैसे आप अपने हितों की बात करो, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में करना ही चाहिए, लेकिन आप अपने हितों की बात करने के दौरान जो दूसरे के हितों को नज़रअंदाज कर दो या उस पर जो है उसके महत्व न दो या उसके प्रति ऐसे भावनाएं दुर्भावनाएं रखो, तो उस तरह की जो है उसको कट्टरपंथी या रेडिकल टाइप के समूह यानी एक्सट्रीम पे जाकर करने वाली बात कही जाती है। और इसी तरह के समूह ये मैती के लिए है। एक और समूह बना था जो जिन पर जो है दो कट्टरपंथी या उन दो कट्टरपंथी समूह मैतेई संगठनों में से एक है जिन पर मई 2023 में हुई बड़ी संख्या में मैतेई कुकी झड़पों में शामिल होने का संदेह। दूसरा समूह मैतेई लिपुन समूह है और ये एक आरामबाई तेंगागोल। ये दो समूहों पर था कि जो मई में हिंसक मई 2023 में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जो हिंसक झड़प हुई थी, गंभीर हिंसक झड़प हुई थी, उसमें ये इन पे आरोप भी है कि ये उसमें शामिल थे। और जो हथियारों की लूट और कई सारे जो हथियार लूटे गए थे 5000 के आसपास जो है, उसमें भी इन समूह के लोगों को माना जाता है। इन समूहों के लोगों पे ये भी है कि जो जून में जो है हमारे गृह मंत्री वहाँ पे दौरा था, उसके पहले जो आसाम राइफल के सदस्यों के भी आसाम राइफल के साथ जो मुठभेड़ हुआ था उनमें भी इसका शामिल है। यानी कहीं ना कहीं ये समूह जो है हिंसक गतिविधियों या रेडिकल गतिविधियों में ये एक कहीं ना कहीं चर्चा में है। तो ऐसे में ये समूह द्वारा जो है वहाँ के मंत्रियों विधायकों को समन देना या बुलाना, मान लो चलो समन देना ठीक, उन्होंने तो समन कहा है लेकिन ठीक है समन नहीं, बुलाया ही है। और ऐसे में वहाँ के राज्य के विधायक सांसद मंत्री केंद्र स्तर के जो राज्य मंत्री वहाँ पे उपस्थित होना, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि प्रशासनिक व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था को लेकर एक चिंता करता है कि एक ऐसा संगठन जो एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, जब आप सांसद विधायक मंत्री और वो हो जाते हैं तब आप किसी एक समूह, भले वोट आपको कोई विशेष वर्ग या समूह देता हो, लेकिन चयनित होने के बाद
आप संविधान के तहत उस पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि हो जाते हैं। ऐसे में किसी समुदाय विशेष मिलना बुरी बात नहीं, लेकिन जब उसकी मानसिकता कितनी है, कट्टरपंथी मानसिकता हो, और ऐसे में वहां पे चला जाना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। ठीक है, हालांकि मुख्यमंत्री को भी जो है समन बुलाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए हैं। और जो इस समूह का अध्यक्ष है उसने कहा है कि इसने जो है अपनी मांगों को कहा है, और बाकी लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि वो इनकी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधियों को क्यों बुलाया। देखिए, इनके द्वारा जो ये समन भेजा गया था, उसके पीछे वजह ये थी कि ये अपनी कुछ मांगों को विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के द्वारा जो है केंद्र सरकार के सामने रखना चाहते हैं। अभी मांगों को देखेंगे, 6 सूत्री मांग है कि उसमें मांगों में क्या है, लेकिन मेन उद्देश्य था कि इसके जरिए वह चीजें रखना चाहते थे। और इसमें देखिए, जो उस संगठन का जो अध्यक्ष है उसका कहना है कि विधायकों को कांगड़ा जिले में बुलाने के पीछे का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि वे लोगों के प्रति जवाबदेह है। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई भी संगठन, जनता के प्रतिनिधि जनता के द्वारा तो जवाबदेह होते ही हैं, लेकिन यह बात कि जनता का अगर कोई सामुदायिक संगठन है जिस पे रेडिकलाइजेशन का आरोप लगता है, जिस पे हिंसा का आरोप लगता है, और यहां तक कि जो उस पे सशस्त्र लूट में भी आरोप लगता है, अगर उस तरह के संगठनों के साथ हमारे जो है विधायक, सांसद उस तरह से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उस देश, उस राज्य में उसको, जो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लेकर चिंता, और जो बाकी के वर्ग है, जो वहां पे कह सकते हो कि अल्पसंख्यक वर्ग है, हिंसा में वो भी शामिल रहा होगा, लेकिन उसके अंदर जो है और ये जो कह सकते हो कि डर का माहौल ये पैदा करना, या उनकी बातें सत्य हो सकती है जो उनको कहना है कि पूरी राज्य मशीनरी वहाँ के मैती समुदाय के विद्रोहियों, मैती समुदाय के जो है लोग हैं, जो हिंसक कार्य करने वाले लोग हैं, उनके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता सिर्फ बहुसंख्यकों से नहीं होती है, उसमें यह भी ध्यान दिया जाता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का भी संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो अब आगे क्या कहते हैं, अगर केंद्र हमारी चिंताओं को नहीं सुनता, यानी ये कह रहे हैं कि इनको जवाबदेह बताने के लिए बताई गई है, और अगर केंद्र हमारी चिंताओं को नहीं सुनता है तो वे आपस में नहीं लड़ेंगे और लोगों के साथ मिलकर मणिपुर की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रखेंगे। यानी इस बात पे ये लोग कह रहे हैं कि वो जो विधायक, सांसद, मंत्री हैं वो सहमत हुए हैं, क्योंकि इसमें पार्टी विशेष नहीं है, सभी पार्टी के जितने भी होंगे सभी को बुलाया गया है। अब यहाँ देखिए, एक मुद्दा और है नॉर्थ ईस्ट को लेकर, कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रवाद, राजनीतिक जो पहचान का मुद्दा, संविधान, ये सब तो है ही है, लेकिन वहाँ पे जो निर्जाति पहचान है वो कहीं ज़्यादा प्रभावी होता है, और सभी के लिए। कुकियों के लिए, जैसे कुकी जी जो कुकी जो है वो म्यांमार की कुकियों को जो है मैती, अपने भारत के मैती लोगों से ज़्यादा जो है म्यांमार की कुकियों के प्रति उनका जो है भाव रहता है। ठीक है, मिजोरम के सरकार है उसको वहाँ की कुकी जो चीज़ें रहती, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ का एक निर्जाति जो एक है पहचान है, वो अन्य पहचानों पर प्रभावी जब कभी चुनौती आती है तो हो जाता है। सामान्य तौर से स्थिति बेहतर रहती है तो धीरे धीरे मुख्य धारा में वो पहचान घुलने मिलने लगी है, शामिल होने लगी है भारतीयता और राष्ट्रवाद या राज्य की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में। लेकिन जब मामला थोड़ा सा जो आता है तो उसको लोग जो है ज़्यादा महत्व देते हैं, सभी समुदाय के लोग, निर्जाति अपने पहचानों को। ठीक है, और ये बात देखिए कि आरंबाई तेलंगाना के तेंगल ने संघर्ष की शुरुआत में एक अस्पष्ट उपस्थिति बनाए रखी। बुधवार के घटनाक्रम ने समूह की ताकत और वैधता को प्रदर्शित कर दिया कि समूह इंफाल घाटी में क्या महत्व रखती है, कि उसके बुलावे पे ऑलमोस्ट सभी विधायक, सांसद उपस्थित हो जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं उस समूह को कि जो है अपनी ताकत को उसने जो है प्रदर्शित किया है। अच्छा, मांगों का सेट क्या है, उन्होंने क्या मांग की है उसको देख लीजिए। तो मांगों में है कि जो कुकी हैं, कुकी समुदाय, जिनको जनजाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में उनको शामिल किया गया है, इनसे कहा जा रहा है कि इनको इस सूची से हटाया जाए। पहली मांग ये है कि कुकी जनजाति समुदाय को अनुसूचित जाति के समूह से हटाया जाए, एसटी से। अब सोचिए कि जब ये विद्रोह की जो शुरुआत, यानी जो इस तरह की चुनौतियां उत्पन्न हुई थी मणिपुर में, वो यह हुई थी कि मणिपुर के जो इम्फाल हाई कोर्ट ने एक जजमेंट,
एक निर्देश दे दिया था राज्य सरकार को कि वो जल्दी से जल्दी मैतियों के लिए जो है अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए प्रयास के लिए वो आगे करें। उससे शुरू हो गया। अब ये मांग कर रहे हैं कि कुकी जनजाति है उनका अनुसूचित जाति का दर्जा वापस ले लिया जाए। तो निश्चित रूप से कहीं ना जो अल्पसंख्यक समूह है वहां पे या जो कुकी जनजाति है या जो उसमें जो है कहीं ना कहीं क्या डालेगा, आक्रोश और डर का माहौल पैदा करेगा। शरणार्थियों को यानी जो म्यांमार से आए हुए शरणार्थी हैं उनको मिजोरम के शिविरों में भेजना। कुकी जो म्यांमार से आए हुए कुकी चिन समुदाय है उनको कुछ जो 2-2.5 हजार के आसपास जो है मणिपुर के कुकी बाहुल इलाकों में है, उनको इनका कहना है कि उनको मिजोरम में भेज दिया जाए क्योंकि मिजोरम में ज़्यादातर मिजो जो है वो कुकी जिन समुदाय के ही हैं और वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में पहले से ही वहाँ पे स्थापित है। तीसरा है सीमा पर बाड़ लगाना, यानी फ्री जो रिजीम मूवमेंट है उसको समाप्त करने की बात है। असम राइफल को अन्य अर्धसैनिक बल से बदलना। इनका मानना है कि जो असम राइफल तैनात है उसके जगह कोई और पैरामिलिट्री फोर्स स्थापित किया जाए, असम राइफल को वहां से हटाया जाए, क्योंकि असम राइफल जो है कहीं ना कहीं जो वहां पे है कि असम राइफल पे जो कुकी समुदाय के लोग हैं उनका जो है वो जो है पहाड़ी क्षेत्रों में है और उनका जो है उस पर विश्वास है, जबकि जो मैतेई या इम्फाल घाटी में है असम राइफल को एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि ये कुकी लोगों को कर रहे हैं। जबकि देखा जाए तो असम राइफल अपना काम कर रहा है। असम राइफल वहाँ पे जो शांति और व्यवस्था स्थापित रखने की जो उसको जिम्मेदारी दी गई है उसको वो बखूबी निभा रहा है। ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और कुकी उग्रवादी समूहों के बीच एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हुआ था, यानी युद्ध विराम समझौता हुआ था 2008 में। उस समझौते को समाप्त किया जाए ताकि उसके विरुद्ध कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई या जो सरकार जो प्रशासन जो पुलिस कार्रवाई या जो पैरामिलिट्री फोर्स की जो कार्रवाई है वो की जा सके। ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर आप देखें इनकी मांग देखें तो ये कहीं ना कहीं ऐसी मांग है कि अगर इन मांगों को माना जाता है तो निश्चित रूप से ये जो समस्या धीरे धीरे सुलझने की कोशिश हो रही है वो और उलझ सकती है। और देखिए इसका प्रतिक्रिया भी हुआ है, हालांकि इसमें नहीं पढ़ा रहे हैं फिर भी बता रहे हैं कि इसकी प्रतिक्रिया भी हुई है। कुकी समुदाय ने जो है सरकार से मांग की है कि क्या की है कि अफस्पा को लगाया जाए, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लगाया जाए। कहाँ पे? इम्फाल घाटी में। अभी वो शांति स्थिति को देखते हुए सरकार ने हटा दिया था 2-3 साल पहले। अब वो कह रहा है कि वहां लगाया जाए। क्यों लगाया जाए? कि उससे असम राइफल को पावर मिल जाएगी इन विद्रोहियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए। ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो उस मुद्दे को ऐसे एक तो हमने अगर आप सुनिए कि कोई समुदाय जो है जनता की कोई संस्था बुला रही है, विधायक सांसद लाइन लगा के चले जा रहे हैं, तो ये तो लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस परिस्थितियों में हुआ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय और एक आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। अगला जो है ये देखिए अशोक चक्र, और इसमें जो है मतदाता उंगली माने मत, और ये ट्रिक का निशान माने हमने मत दिया। ये 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन चर्चा में क्यों है? क्योंकि आज ये मनाया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं और आज के दिन इसके दिन में जो कुछ कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जैसे कि 2024 के चुनाव के लेकर कुछ वहाँ पे आने कैसे किया जाएगा उसके लेकर मल्टीमीडिया प्रयास और ये सारी चीज़ें किया जा रहा है। और साथ ही में अगर देखें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है तो ये 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वो 2011 से मनाया जा रहा है। इसमें युवाओं को यानी जो मतदाता हैं उनमें जागरूकता लाई जाती है ताकि वह चुनाव प्रक्रिया के महत्व को समझ सके, अपने मतदान की ताकत को समझ सकें। और इसी दिन, आज ही के दिन, एक इसको उपलक्ष्य के रूप में कहा जाता है कि जो नए मतदाता हैं जो 18 साल के हो गए हैं उनको नया मतदान वोटर आईडी कार्ड में जारी करने के लिए और फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए भी आज कई सारे जो है कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2024 को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे मना रहा है और राष्ट्रपति इसकी जो है इसमें मुख्य अतिथि हैं और बाकी कई सारे मालदीव, फिलीपीन, रूस, श्रीलंका,
उज्बेकिस्तान के कई सारे जो चुनाव प्रबंधन संस्थाएं हैं या उससे जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ये देखिए इस साल के जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है और यही थीम पिछले साल भी थी। सेम थीम जो पिछले साल थी, सेम लोगो जो पिछले साल है, इस साल के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए थीम भी वही है, लोगो भी है। इसमें वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या है, ये विषय वस्तु है। यह विषय वस्तु क्या कहती है कि मतदाताओं को समर्पित है जो वोट की शक्ति के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में भागीदार के प्रति व्यक्ति की भावना और आकांक्षा को व्यक्त करता है। अब देखिए, कल रिपब्लिक डे या बनाया जाए, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस क्या है? अगर देखा जाए तो गणतंत्र वो व्यवस्था होती है जिसमें जनता अपने हितों के लिए, अपने से जुड़े मुद्दों को लिए, उसको क्रियान्वयन करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो वो चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये बताता है कि जो हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य है उसका मूल क्या है, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रणाली। आधुनिक लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक गणराज्य में इसी बात को ये जो है सिखाने की कोशिश करती है। और जो इसका लोगो है, इसकी पृष्ठभूमि में अशोक चक्र है। ये बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व जो अशोक चक्र है इसके लोगो में देखिएगा पिक्चर में, वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जो उंगली है, जो उंगसाही लगी उंगली है, उसमें बताता है कि देश का मतदाता की भागीदारी, और जो ट्रिक निशान है यानी कि हमने कर दिया है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो प्रमुख आकर्षण है, समावेशी चुनाव पर यह किया गया है। मेन ये है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या है और इसका महत्व। तो देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, मतलब 26 जिस दिन गणतंत्र बना था उसके एक दिन पहले। और स्थापना दिवस मनाने के लिए 2011 से पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो नागरिकों को चुनावी जागरूकता पैदा करना और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, खासतौर से शहरी क्षेत्रों में, कि मतदाता उदासीनता बहुत बड़ी चीज समस्या है। और देखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे, चाहे वो किसी भी दल को वोट दे, नोटा ही दबाएं, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी चुनाव प्रक्रिया यानी हमारा निर्वाचन प्रणाली का जो उद्देश्य है वो सुनिश्चित होता जाएगा। क्योंकि उतना ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिकली एक्टिव होंगे, अपने राजनीतिक अधिकार मूल्यों के प्रति जागरूक होंगे, और जो मतदाता उदासीनता है इस समस्या से हम बच सकते हैं। ठीक है, और ये देश के मतदाताओं को समर्पित राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इस्तेमाल मतदाताओं, खासकर नए पात्र युवा मतदाताओं के नामांकन करने के लिए भी किया जाता है। और इसी दिन, आज ही के दिन उनका नामांकन किया जाता है। और एपिक इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी जो मतदाता फोटो पहचान पत्र है, वह भी इनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा है, इसको देख लीजिएगा। तीसरा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्वजनिक और निजी उद्यमों के लिए जो है कोयला गैसीकरण परियोजना को मंजूरी देना। ठीक है, तो इसमें हम मेन है कि ये मंजूरी दी गई है, उसके क्या मुख्य तत्व हैं, और कोयला गैसीकरण या कोयला गैसिफिकेशन और उसके क्या लाभ हैं। ठीक है, तो आइए हम इसी छोटे से मुद्दे को समझ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जनवरी को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए कोयला गैसीकरण परियोजना, अभी बताएंगे क्या होता है, 8500 करोड़ रुपए की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को मंजूरी दी है। देखिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना क्या है? जैसे आप कोई काम कर रहे हो, और आपने सपोज दैट कोई चीज बनाया, कोई परियोजना बनाई, 100 रुपए की कोई चीज, आपने कोई वस्तु बनाया, उस वस्तु के निर्माण में आपका लगा 100 रुपए, और उसमें आपके पास 80 रुपए ही आ रहा है, 20 रुपए नहीं आ रहा है। या आपको उस व्यवस्था को आगे चलाने के लिए, यानी आप जो चीज नया कर रहे हैं तो उससे जो है आपके उत्पादन की कीमत बढ़ रही है, उसको आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों के लिए जो व्यवहार्यता है, यानी जो सस्टेन आप जो काम कर रहे हैं वो सही ढंग से चलता रहे, यानी वह बंद ना हो जाए, उसके लिए जो कमी रह जाती है, पूरा नहीं, जो कमी रह जाती है, उसको कहते हैं वायबिलिटी फंडिंग।
वायबिलिटी गैप फंडिंग, और उसको दिए 8500 करोड़ रुपए की योजना है और सरकार ने 2030 तक 10 करोड़ मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण के लिए जो है एक मिशन दस्तावेज पहले ही लॉन्च कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो कोयला गैसीकरण परियोजना है, यह कोयला को ईंधन से जलाने के अपेक्षा बेहतर जो है एनर्जी विकल्प है, बेहतर स्वच्छ विकल्प है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण क्योंकि है क्योंकि उत्पादित कोयले का लगभग 80% उपयोग जो है ताप विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें परियोजना के प्रमुख तत्व 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, सरकारी स्वामित्व की कंपनियों को, उनको जैसे 3 सरकारी स्वामित्व की जो कोयला कंपनियां जो प्रोजेक्ट लगाएंगी उनको 40,050 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसके बाद 3850 करोड़ रुपए जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संयुक्त कंपनियां हैं उनको, और 600 करोड़ रुपया जो छोटे पैमाने के संयंत्र हैं उनको दिया जाएगा। लेकिन ये वायबिलिटी गैप फंडिंग जो भी उनकी कैपिटल है उसके 15% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। देखिए, चाहे ये कोई भी खंड हो, इसमें से किसी भी परियोजना का लाभ उसकी पूंजीगत लागत के 15% तक ही सीमित रहेगा, यानी जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट आएगी उसका 15% ही सरकार देगी। ठीक है, कोयला गैसीकरण क्या होता है तो समझिए। कोयला गैसीकरण एक थर्मो रासायनिक प्रक्रिया है जो कोयले को सरल अणुओं, मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन में परिवर्तित करती है, जिसमें संश्लेषण गैस या सिंथेटिक गैस या सिन गैस कहा जाता है। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन में ये बदल गई। जैसे भारी तत्व भारी रहते हैं ना कोयले में कई सारे, तो हाइड्रोकार्बन, उनको छोटे छोटे तत्वों में करके, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है हाइड्रोजन आदि इसमें बदल दिया। अब उसमें जब ऑक्सीजन से करता है तो वह ज्यादा जल्दी करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वह कम से कम होता है, जिससे उत्सर्जन हमारा कंट्रोल में आ जाता है। और कोयला गैसीकरण एक स्थायी ऊर्जा समाधान है जो विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए जारी ऊर्जा का उपयोग करता है। इससे फिर बाद में जो भी ऊर्जा, जैसे जो कोयला जलाने से जो काम किया जाता है उसका इस्तेमाल इस सिंथेटिक गैस के रूप में, जैसे जला के जो है थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं, इसका इस्तेमाल एलपीजी के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। जैसे इस गैस का दहन कोयले की तुलना में अधिक स्वच्छ और कुशल है क्योंकि कार्बन उत्सर्जन गैसीकरण के चरण में फंस जाता है। इस सिंथेटिक या जो है सिन गैस का उपयोग एलपीजी के विकल्प के रूप में किया जाता है, बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, और डाइमिथाइल ईथर जो मिलता है इसी से तैयार होता है, वह डीजल इंजन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो विस्फोटकों आदि के निर्माण में भी किया जाता है। यानी इसको आप कोयला गैस का जो है, यानी इससे मेन है कि जब हम बिजली उत्पादन में करेंगे तो उससे जो कोयला के दौरान जलाने के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैस का, उसमें कमी आएगी। इससे ये कहीं ना कहीं कोयला को डायरेक्ट जलाने की अपेक्षा स्वच्छ ये क्या है, विकल्प है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, नमस्कार।